सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड्रयू और ट्रिस्टन टेट फिर अमेरिका में हथकड़ी में सुर्खियों में है। इस जोड़ी को मियामी में वीकेंड पर गिरफ्तार किया गया, जो दुनिया भर में फैली आपराधिक जांचों का हिस्सा है। यूके के अभियोजक मांग कर रहे हैं कि टेट भाइयों की अमेरिका में रुकने की अवधि छोटी हो, क्योंकि वे उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहे हैं, ताकि दोनों भाई अब दर्जनों आरोपों का सामना कर सकें। आज संघीय अदालत में क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी है। मैं एक मशहूर आपराधिक बचाव वकील से भी बात करने वाला हूं, और मैं यूएस मार्शल सेवा के एक सदस्य को ला रहा हूं, जो हमें यह अंदरूनी जानकारी दे सकते हैं कि एंड्रयू और ट्रिस्टन टेट की गिरफ्तारी कैसे हुई। साइड बार में स्वागत है। लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत मैं जेसी वेबर हूं। अब काफी समय हो गया है जब हमने एंड्रयू और ट्रिस्टन टेट पर चर्चा की थी, जो खुद को महिला विरोधी इन्फ्लुएंसर मानते हैं और एक से अधिक देशों में आपराधिक आरोप झेल रहे हैं। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, दोनों भाई मियामी फ्लोरिडा में संघीय हिरासत में हैं। वे जज के फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि क्या उन्हें यूके भेजा जाएगा, ताकि वे यौन अपराधों के आरोपों का सामना कर सकें। 39 वर्षीय एंड्रयू और 38 वर्षीय ट्रिस्टन टेट हैं। वे अमेरिका और यूके दोनों के नागरिक हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से रोमानिया की जेलों में आते जाते रहे हैं। दोनों ने अन्य देशों की ऑनलाइन स्वतंत्रता की आलोचना के बाद रोमानिया में रहने का निर्णय लिया। 2022 के अंत में एंड्रयू और ट्रिस्टन दो महिलाओं के साथ गिरफ्तार हुए। उन पर महिलाओं को रोमांटिक रिश्तों का वादा करके या ये कहकर कि टेट भाइयों उनकी इन्फ्लुएंसर करियर में मदद करेंगे, यौन शोषण और सेक्स वर्क वेबसाइट्स जैसी चीजों में फंसाने का आरोप लगाया गया था। एंड्रयू टेट ने कहा है कि उनके खिलाफ सबूत नहीं है और ये सब एक साजिश है। उन्होंने पहले जेल और हाउस अरेस्ट में समय बिताया, फिर अदालत ने यात्रा प्रतिबंध हटाए और उन्हें पिछले साल प्राइवेट जेट से फ्लोरिडा जाकर रोमानिया लौटने दिया। रोमानिया में मामला जारी है, पर स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार इसमें प्रक्रियात्मक अड़चनें हैं। लेकिन उसी समय जब वे आरोपों का सामना कर रहे थे और बुखारेस्ट में थे, यूके में भी कई महिलाओं ने टेट भाइयों के खिलाफ आरोप लगाए और अब ये लोग वहां दर्जनों आरोपों का सामना कर रहे हैं। तो जब वे शनिवार को मियामी पहुंचे, इस बार उन्हें एक सीलबंद वारंट के तहत हिरासत में लिया गया, जो प्रत्यर्पण अनुरोध का हिस्सा था। यूके में क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के अनुसार एंड्रयू और ट्रिस्टन पर 4 और कथित पीड़ितों और उन घटनाओं के संबंध में आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कथित तौर पर 2010 और 2017 के बीच हुई थीं। तो उन आरोपों की लंबी सूची के अलावा, जिनका वे पहले से ही सामना कर रहे थे, द गार्जियन की रिपोर्टिंग के अनुसार अब उन्हें दर्जनों और आरोपों का सामना करना पड़ेगा। सीपीएस ने एंड्रयू पर बलात्कार के 7 और आरोप, यौन शोषण के लिए तस्करी की व्यवस्था या उसे बढ़ावा देने के 3 आरोप, वास्तविक शारीरिक नुकसान के साथ हमले के 3 आरोप और एक बच्चे की अश्लील छवियों और अत्यधिक अश्लीलता से संबंधित अपराधों के लिए 19 अतिरिक्त आरोप लगाए हैं। तो कुल मिलाकर बीबीसी के अनुसार एंड्रयू अब यूके में कुल 42 आरोपों का सामना कर रहा है। ट्रिस्टन को 17 आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। सीपीएस स्पेशल क्राइम्स डिवीजन के प्रमुख मैल्कम मैकार्थी ने कहा, आरोप तय करने का फैसला बेडफोर्डशायर पुलिस से नई सबूतों की फाइल मिलने के बाद लिया गया है और कथित पीड़ितों की संख्या अब 7 हो गई है। अब टेट्स के वकीलों ने किसी भी गलत काम से सख्ती से इनकार किया है। वकील जोसेफ मैकब्राइड ने सीधे कहा, दुनिया जानती है कि एंड्रयू और ट्रिस्टन टेट निर्दोष हैं। उनके दुश्मन भी इसे जानते हैं, इसीलिए उन्हें निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा, समझें कि ब्रिटेन ने अभी क्या किया। यूके और रोमानिया में समझौते के अनुसार रोमानिया में कानूनी कार्यवाही खत्म होने तक यूके प्रत्यर्पण नहीं मांगेगा। कार्यवाही जारी है। यह समझौता इसलिए है क्योंकि कोई देश दूसरे की न्यायिक संप्रभुता खत्म नहीं कर सकता। यूके ने जैसे ही अपने फायदे के लिए जरूरी समझा, उसने अपना वादा तोड़ दिया। यही उनकी असली पहचान है। इस प्रत्यर्पण का मकसद सिर्फ कागजी कार्रवाई से एंड्रयू और ट्रिस्टन का अपहरण करना है, इससे पहले कि कोई अमेरिकी जूरी पूरी दुनिया के सामने सच उजागर करे। हमें भरोसा है कि सक्षम न्यायाधीश तथ्यों को देखकर और न्याय विभाग सत्ता के दुरुपयोग का सामना करके एंड्रयू और ट्रिस्टन टेट आजाद हो जाएंगे। अमेरिका ब्रिटेन का राजनीतिक गंदा काम नहीं करता, न यहां न कभी। मैकब्राइड ने कहा कि गिरफ्तारियां न्याय विभाग के एक निचले कर्मचारी की मंजूरी से हुई। विभाग ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि गिरफ्तारियां आपराधिक शाखा के नेतृत्व से मंजूर थीं। मैट जूरी
जो पहले भी हमारे इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। 4 कथित ब्रिटिश पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील हैं। उन्होंने गार्जियन के लिए यह कहा, उद्धरण, एंड्रयू टेट अब यूके प्रत्यर्पण की वास्तविक संभावना का सामना कर रहे हैं। उन 4 ब्रिटिश महिलाओं के वर्षों की सार्वजनिक मुहिम के बाद जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। उन्होंने सालों तक कार्रवाई के लिए संघर्ष किया है। अब मैं अधिकारियों से अपील करता हूं कि वे यह मामला जल्द आगे बढ़ाएं। एंड्रयू और ट्रिस्टन टेट पर कई बलात्कार और मानव तस्करी जैसे बेहद गंभीर आरोप हैं। अब उन्हें न्याय का सामना करना चाहिए। बीबीसी ने बताया है कि ऐसे अनुरोधों की प्रक्रिया क्या है। क्राउन प्रोसिक्यूशन ऑफिस अनुरोध तैयार करता है और जज उसे प्रमाणित करता है। अंतिम अनुरोध होम ऑफिस को भेजा जाता है, जो फिर उसे अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट को भेजता है। इसे अमेरिका की अदालत में विचार किया जाता है और अंतिम फैसला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो लेते हैं। यही प्रत्यर्पण की प्रक्रिया है। पहले अफवाहें थीं कि टेट्स, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया, उनके कानूनी मामलों में ट्रंप दखल दे सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें टेट्स के मामलों की जानकारी नहीं है। ये टाइम मैगजीन की रिपोर्ट है। हालांकि मैं आपको बता दूं, उस मीडिया आउटलेट की रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने पहले कहा था कि रोमानिया में भाइयों की हिरासत, उद्धरण, सरासर पागलपन है। प्रत्यर्पण कानून विशेषज्ञ बैरिस्टर बेन कीथ ने यूके के द टाइम्स को बताया कि अगर टेट्स प्रत्यर्पण आवेदन का विरोध करते हैं, तो मामला ब्रिटिश कानूनी प्रणाली में महीनों तक अटक सकता है। ठीक है, मुझे पता है कि यह थोड़ा अलग विषय है, लेकिन क्या यह किसी के पास बिल्ली है? यह एक महत्वपूर्ण बात है। आपको ध्यान से सुनना चाहिए। हर कोई चाहता है कि उसकी बिल्ली स्वस्थ और खुश रहे। इसके लिए हमारे प्रायोजक स्मॉल्स को खिलाना एक अच्छा विकल्प है। अधिकतर बिल्ली का खाना जो बाजार में मिलता है, वो सस्ते भरावन, मांस के बचे हुए हिस्सों और कृत्रिम चीजों से बना होता है, और इसका खामियाजा आपकी बिल्ली की सेहत को भुगतना पड़ता है। यही सच्चाई है। स्मॉल्स अलग है क्योंकि इसकी रेसिपी 100% ह्यूमन ग्रेड, बिना प्रिजर्वेटिव सामग्री से बनती है जो फ्रिज में मिलती है। बिल्लियां ऊर्जा के लिए प्रोटीन पर निर्भर हैं। उन्हें स्वस्थ और फिट रहने के लिए बहुत ज्यादा हाइड्रेशन की भी जरूरत होती है। स्मॉल्स में कम से कम 80% पशु प्रोटीन है और उनकी ताजा सामग्री धीरे धीरे पकाई जाती है, जिससे पोषक तत्व, हाइड्रेशन और स्वाद बने रहते हैं। 88% बिल्ली पालकों का कहना है कि स्मॉल्स खिलाने के बाद उनकी बिल्लियों का पाचन बेहतर हुआ है। उनका फर ज्यादा चमकदार हो गया है और उनमें खेलने की ज्यादा ऊर्जा है। विशेषज्ञ भी इसकी खूब तारीफ कर रहे हैं। फोर्ब्स ने स्मॉल्स को बेहतरीन कैट फूड बताया और बजफीड के समीक्षकों ने कहा कि उनकी बिल्लियां इस पर फिदा हो गईं। आपकी बिल्ली की सेहत उसकी डाइट पर निर्भर है। स्मॉल्स आजमाएं। पहली खरीदारी पर 60% छूट, फ्री शिपिंग और जीवन भर ट्रीट्स पाएं। smalls.com/sidecar पर जानने के लिए और भी है। आज की सुनवाई भी हुई, जिस पर मैं बताऊंगा। पहले, इस पर 2 नजरिए हैं। सबसे पहले, मैं आपराधिक रक्षा वकील ब्रैडफोर्ड कोहेन को लाना चाहता हूं, जो एक प्रसिद्ध आपराधिक रक्षा वकील हैं और वाकई हाई प्रोफाइल मामलों और हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज से जुड़े मामलों को संभालते हैं। मैं उनकी राय जानना चाहता था कि इस मामले को हमें कैसे समझना चाहिए। जरा देखिए। ब्रैडफर्ड, आपको देख के खुशी हुई। समय देने के लिए धन्यवाद। ये एक बड़ी घटना है। उन्हें मियामी में गिरफ्तार किया गया। अब उन पर पहले से लगे बाकी आरोपों के ऊपर अतिरिक्त आरोप भी लगे हैं। उन पर रोमानिया में मामला भी चल रहा है। फ्लोरिडा में जांच की संभावना है। सप्ताहांत में जो हुआ, उस पर आपकी क्या राय है? धारणा है कि वे फ्लोरिडा में थे और प्रत्यर्पण मामले में गिरफ्तार हुए। रोमानिया में उन पर अब भी मामला लंबित है और यही इस प्रत्यर्पण को इतना दिलचस्प बनाता है कि यूके के साथ प्राथमिकता को लेकर एक कथित समझौता था। हम अक्सर अलग-अलग राज्यों के साथ ऐसा करते हैं, जहां किसी व्यक्ति पर अलग-अलग मामले होते हैं। फिलहाल उनके खिलाफ रोमानिया और इंग्लैंड में मामले लंबित हैं। ये प्रत्यर्पण इंग्लैंड के मामले के लिए है, जिसे मूल रूप से तब तक रोक कर रखा जाना था जब तक रोमानिया के मामले सुलझ नहीं जाते। वे प्रत्यर्पण का विरोध क्यों करेंगे? यूके लौटने की चिंता क्या है? क्या ऐसा है कि अगर वे यूके वापस जाते हैं, तो उन्हें शायद, मुझे खास तौर पर नहीं पता कि वहां जमानत की प्रक्रिया कैसे काम करता है, लेकिन क्या उन्हें इस बात की चिंता हो सकती है कि अगर वे वहां जाते हैं तो उन्हें जमानत न मिले और ट्रायल का इंतजार करते हुए हिरासत में रहना पड़े या जेल में डाल दिया जाए? क्या ऐसा है कि चलो हम यहाँ अमेरिका में जितना हो सके इसका विरोध करें, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि अगर वे यहाँ प्रत्यर्पण का विरोध कर रहे हैं तो ये कैसे काम करता है? क्या वे यहाँ हिरासत में रहते हैं?
आइए इसे समझते हैं। आपने काफी कुछ कहा, तो मैं इसे सरल करके समझाता हूँ। हाँ, तो हाँ, मुझे लगता है वे प्रत्यार्पण का विरोध करते हैं क्योंकि यूके के साथ कथित तौर पर एक पुराना समझौता था कि जब तक रोमानिया का मामला लंबित रहे, प्रत्यार्पण नहीं मांगा जाएगा। और मुझे लगता है कि शायद बीओजे या किसी और ने ये वारंट मैजिस्ट्रेट न्यायाधीश के पास जमा करने का फैसला किया और मैजिस्ट्रेट न्यायाधीश ने उस पे हस्ताक्षर कर दिए। ऐसे ही वारंट जारी होता है और प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू होती है। ये पहला चरण है। अब बात करते हैं कि वह प्रत्यर्पण का विरोध क्यों करेंगे। पहली वजह वही समझौता है और दूसरी वजह यह है कि इंग्लैंड ले जाए जाने के दौरान उनके हिरासत में ही रहने की सबसे अधिक संभावना है। उन्होंने ये सब पहले रोमानिया में झेला है ना, वह करीब 8 महीने या 1 साल हिरासत में रहे बिना आरोपों के। बाद में आरोप लगे, कुछ हटे, कुछ अभी भी लंबित हैं। उनकी सारी चीजें जब्त कर ली गई। मेरा मतलब रोमानिया वाली बात थोड़ी अजीब थी कि वो सब कैसे हुआ और उन्हें कहीं भी जाने की अनुमति नहीं थी। तो जाहिर है मुझे लगता है कि वे फिर से हिरासत में रहने से डरते हैं। अब अमेरिका में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया कैसे काम करती है? आमतौर पे प्रत्यर्पण के मामले में आपको जमानत का हक नहीं मिलता और ये जो प्रक्रिया है उसे 18 यूएससी 3184 के तहत चलती है ना? हम जमानत तय करते समय देखते हैं कि वे फरार हो सकते हैं या समाज के लिए खतरा है या नहीं। ऐसे में उन्हें जमानत नहीं मिलती और ज्यादातर मामलों में ऐसे मामलों में व्यक्तियों को जमानत नहीं दी जाती। अब इनका मामला अलग क्यों है? कुछ बातें हैं। पहली बात, ये लोग बाहर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, समाज सुरक्षित रहा है। दूसरी बात, ये मशहूर हस्तियां हैं, अगर चाहें तो भाग सकते थे। ये वियतनाम जा सकते थे, ये अलग अलग देशों में जा सकते थे जहां किसी के साथ प्रत्यर्पण समझौता नहीं। रोमानिया, अमेरिका, इंग्लैंड जा सकते थे लेकिन नहीं गए। इसलिए मुझे लगता है भागने का खतरा वाला तर्क कमजोर है। और तीसरी बात जो मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि यूके का एक समझौता था जिसमें रोमानिया को प्राथमिकता दी गई थी। और तर्क मूल रूप से ये होगा कि ये एक तरह से मनमाने ढंग से काम करने वाला व्यक्ति था जिसने वारंट जमा किया, जिस पे मैजिस्ट्रेट ने हस्ताक्षर किए और मैजिस्ट्रेट को रोमानिया वाले मामले पर यूके के साथ हुए किसी समझौते की जानकारी नहीं थी। तो उनके पास कई सारी चीजें हैं जिनका समाधान करना है। आखिरकार बात इसी पर आकर रुकेगी कि मूल रूप से प्रत्यर्पण सुनवाई होगी और फिर यह भी देखना होगा कि क्या यूके उन्हें किसी तरह की जमानत या खुद प्रत्यर्पण से कोई रिहाई देने को तैयार है और उन्हें अपनी मर्जी से इंग्लैंड जाने दिया जाए। क्या आपको लगता है कि व्हाइट हाउस इसमें शामिल होगा? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो मिस्टर मैकब्राइड ने सोमवार को रिपोर्टर्स से कहा, मुझे लगता है कि मार्को रूबियो और ट्रंप प्रशासन के बाकी लोग कम्युनिज्म के समर्थक नहीं हैं। वे लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सजा देने के पक्ष में नहीं हैं। तो मैं सिर्फ सिद्धांत के तौर पर, उन कारणों के आधार पर जिनकी वजह से उन्हें चुना गया था, यही सोचूंगा कि वे नहीं चाहेंगे कि दो स्वतंत्र नागरिक ऐसे देश में जाएं जहां उन्हें राजनीतिक कारणों से जेल में डाल दिया जाए। मुझे लगता है कि ये दिलचस्प है। मुझे नहीं पता कि व्हाइट हाउस इसमें शामिल होता है या नहीं, या उन्हें जरूरी तौर पर इसमें शामिल होना चाहिए या नहीं। मुझे लगता है कि ईमेल के जरिए बातचीत होगी। मुझे लगता है कि इस बारे में गवाही होगी कि यूके ने तब तक किसी भी प्रत्यर्पण को टालने पर सहमति जताई है जब तक कि रोमानियाई मामला खत्म नहीं हो जाता। तो मुझे नहीं पता कि ये जरूरी होगा या नहीं, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि किसी तरह की निष्पक्षता की दलील भी दी जाएगी, है ना? अगर यूके ने वाकई सहमति दी थी, अगर यूके ने वाकई तब तक इंतजार करने की सहमति दी थी जब तक रोमानिया का मामला खत्म नहीं हो जाता, जो कि असामान्य नहीं है। बहुत सारे देश, बहुत सारी राज्य सरकारें ऐसा करती हैं। अगर आप लिटिल ट्रिक का मामला देखें तो उस पे शिकागो में एक मामला लंबित है, उस पे कैलिफोर्निया में भी एक मामला लंबित है। उन्हें यह तय करना होता है कि किसे पहले उसे सौंपा जाए, यानी किसे प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए कुछ केस लॉ और अच्छे उदाहरण हैं। अलग अलग देशों द्वारा उन राज्यों को प्राथमिकता देने का इतिहास भी है। मुझे नहीं लगता कि उन देशों को इसमें शामिल होने की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि ये डीओजे का मामला होगा और ये इस बात पे निर्भर करेगा कि क्या ये वारंट गलती से जारी किया गया था मूल रूप से, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि यूके ने ऐसा समझौता किया था। डीओजे का कोई व्यक्ति कहता है रुको, उनके खिलाफ वारंट जारी है, चलो इसे मैजिस्ट्रेट को भेजते हैं, जो असामान्य है पर होता है। मुझे नहीं लगता कि व्हाइट हाउस को इसमें शामिल होना होगा।
लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि ये असामान्य परिस्थितियां हैं और ये एक असामान्य मामला है। अगर विदेश मंत्री ऐसे मामले में शामिल हो तो मुझे हैरानी नहीं होगी। मुझे पता है, कानून और आरोप अलग हैं, लेकिन यूके में जो वे झेल रहे हैं, उस पर आपकी राय चाहता हूं। तो एक बार फिर दोहराने के लिए, एंड्रयू टेट पर कथित तौर पर 42 आरोप लगे हैं, जैसे कि बलात्कार, मानव तस्करी, बच्चे की अश्लील तस्वीरें और हमला। ट्रिस्टन टेट पर 17 आरोप हैं, सही है? यौन उत्पीड़न, बलात्कार, तस्करी, दोनों पर मिलाकर करीब 59 आरोप हैं। हम पहले से जानते हैं कि वे 2012 से 2015 के बीच के आरोपों के तहत यूके में बलात्कार और मानव तस्करी के मामलों का सामना कर रहे थे। ये आरोप 7 महिलाओं से जुड़ी उस जांच से संबंधित लगते हैं जो इंग्लैंड के पूर्वी हिस्से में 2010 से 2017 के बीच कथित तौर पर हुई घटनाओं के बारे में है। वे यूके में 4 महिलाओं द्वारा दायर एक सिविल मुकदमे का भी सामना कर रहे हैं, जिन्होंने दावा किया है कि उनके द्वारा उनका यौन शोषण किया गया था। इन आरोपों की गंभीरता समझाइए और बताइए कि बचाव पक्ष का वकील इनसे कैसे निपटता है। तो आरोप बहुत गंभीर है, ये तो स्पष्ट है। आरोप बहुत गंभीर है। मेरी राय में जो आरोप है वो ये नहीं दिखाते कि ये वही मुकदमे हैं जो पहले से लंबित हैं। और मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक मुकदमा लंबित था, मुझे नहीं पता कि उसे खारिज कर दिया गया या नहीं। इनमें से बहुत से मामलों में सबूतों और दस्तावेजों का खुलासा हो चुका है और इसमें कुछ बदलाव भी हुए, जैसे कि कहानियां बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी ये युवतियां बता रही थी। बचाव पक्ष का वकील इन्हें इसी तरह चुनौती देता है जैसा मैं कह रहा हूं। आप घटनाओं के बारे में पूछते हैं और सबूत देखते हैं। आप देखते हैं कि किस तरह के सबूत लंबित है। अगर बाहरी साक्ष्य हैं या ऐसे गवाह हैं जो कथित तौर पर वहां मौजूद थे, या ये कि इन व्यक्तियों ने उसके तुरंत बाद किसी को बताया था या नहीं बताया था। 2010 से अब तक इन आरोपों के सामने आने में इतना समय क्यों लगा? समय में ये अंतराल क्यों है? इन बातों पर सवाल उठते हैं और हम इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं, ये आरोप हमेशा भयानक होते हैं। आप जानते हैं, शॉन कॉम्स का मामला, उन पर लगे आरोप बहुत भयानक थे और फिर अंत में उन आरोपों में से अधिकांश में उन्हें निर्दोष करार दिया गया। तो आप जानते हैं, अमेरिका में हर किसी को, कम से कम हर किसी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि मुकदमा शुरू ना हो जाए और फैसला ना आ जाए। तो आपके पास पूरे मुकदमे के दौरान निर्दोष माने जाने का संरक्षण होती है और फिर जब तक जूरी ये तय नहीं कर लेती कि आप दोषी हैं या निर्दोष। तो जब मैं इन मामलों को देखता हूं, सभी मामलों में जो आरोप होते हैं, आप जानते हैं, मामलों में कभी भी अच्छे आरोप नहीं होते, वे हमेशा बुरे ही होते हैं। यौन आरोप सबसे बुरे होते हैं क्योंकि ये आपकी प्रतिष्ठा और अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। इसके विपरीत आप जानते हैं, अगर ये कोई बड़ा चोरी का मामला है या कुछ और ऐसा मामला है, आप जानते हैं, जब हम यौन उत्पीड़न के मामलों के बारे में सोचते हैं तो मन में आता है, क्या ये विकृत मानसिकता का मामला है जैसे हत्या के मामलों में होता है? और हम हत्या के मामलों का बचाव कैसे करते हैं? वैसे ही हम अभियोजक से सबूत पेश करने का कानूनी दायित्व निभाते हैं और मामला साबित करवाते हैं। और अगर हमारे पास इसका बचाव है, अगर हमारे पास ऐसे गवाह हैं जो वहां मौजूद थे और जो हो रहा था उसके विपरीत कुछ कहते हैं, तो हम उन्हें पेश करते हैं। ये बाकी किसी भी मामले की तरह है। और जब भी मुझे कोई मामला मिलता है, हर कोई हमेशा कहता है ये आदमी फंसा हुआ है या ये आदमी फंसा हुआ है। मेरे पास ऐसे हथियार के केस रहे हैं जिनमें डीएनए और फिंगरप्रिंट्स थे। हथियार उसी कार के ग्लव कंपार्टमेंट में मिला जिसे वो चला रहा था, फिर भी मैं बरी का फैसला हासिल कर लेता हूं। तो मैं मामले के सभी तथ्य और परिस्थितियां नहीं जानता, और जब हमें पता चलेगा तो हम जान पाएंगे कि बचाव पक्ष की दलील क्या होगी। क्या आपको उनकी पिछली ऑनलाइन टिप्पणियों और इंटरव्यू को लेकर चिंता होगी कि वे इस मामले में कोई भूमिका निभा सकते हैं? मुझे लगता है कि कम से कम अगर आप यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो यह जूरी चयन का मुद्दा है कि आप निष्पक्ष और बिना पक्षपात वाली जूरी कैसे ढूंढ सकते हैं। यही फर्क है उनके और दूसरों में, जिन्हें आखिर में गिरफ्तार कर आरोपित किया जाता है। कभी कभी ये अचानक सामने आ जाता है, कभी कभी मुझे नहीं पता क्यों। जैसे बिल कॉस्बी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, सही है। जैसे मैं उन लोगों के बीच नहीं था जब वो उनसे मिले थे, लेकिन तुम्हें जेलो पसंद है। लोग ऐसे थे, जानते हो, कुछ लोग। हाँ हाँ, नहीं, कुछ लोग ऐसे थे। ओह, मुझे तो पता था, जानते हो, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। बाकी लोग ऐसे थे क्या? अमेरिका के आदर्श पिता, ये कहां से आ गया? एंड्रू और ट्रिस्टन टेट अब फिर से, जब तक दोषी साबित नहीं होते वे निर्दोष हैं। लेकिन मुझे पूछना है, जैसे उनकी टिप्पणियां, मुझे लगता है, क्या वो उनके लिए कोई परेशानी बन सकती हैं?
या तो ए, निष्पक्ष और पक्षपात रहित जूरी पाने की कोशिश करना। मुझे यूके के सारे नियम और वहां का कानून कैसे काम करता है ये सब नहीं पता, लेकिन मैं बस सोचता हूँ क्या ये चीज इस्तेमाल की जा सकती है सबूत के तौर पर। जब भी मैं किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता हूं, ये मुझे चिंता में डालता है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ बयान होंगे या इंटरनेट पर कुछ ना कुछ जरूर होगा, खासकर अब यहाँ तक कि आम लोगों के साथ भी। जब मैं किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता हूं, जैसा कई बार किया है, तो मुझे चिंता रहती है कि उन्होंने क्या कहा है। मुझे सबसे ज्यादा ये परेशान करता है कि अभियोजक इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसे तोड़ मरोड़ कर कैसे पेश करते हैं, जो अक्सर होता है। देखिए, आजकल जो रैप गीतों के बोल इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन्हें देखिए, और मेरे पास ऐसे मामले रहे हैं जहां राज्य के अभियोजक या संघीय अमेरिकी अभियोजक ने शब्दों को अपने हिसाब से घुमा दिया या पूरी तरह बदल दिया ताकि उनकी कहानी फिट हो सके। रैप गीतों के बोलों के साथ भी यही है। क्या मुझे चिंता होती है कि कोई कहता है मैं 45 लेकर चलता हूं और इलाके का चक्कर लगाता हूं। बिल्कुल, इससे मुझे चिंता होती है क्योंकि मुझे पता है कि ये एक ऐसी बात है जिसे मुझे संबोधित करना ही होगा। तो आखिरकार बात इस पर आकर रुकेगी कि वे क्या इस्तेमाल करेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे। और मुझे लगता है कि कम से कम संयुक्त राज्य अमेरिका में इस पर सच में ध्यान देना चाहिए। मैं हमेशा से इस बात का समर्थक रहा हूं कि रैप गीतों के दायरे को सच में सीमित किया जाए, और यह भी कि कोई व्यक्ति क्या कहता है उसके दायरे को भी सीमित किया जाए, क्योंकि हम एक देश हैं और हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाले देश हैं। इसे इतना सीमित करना कि ये असली मामले के अनुसार ढाला जा सके। कोई व्यक्ति कहता है अरे मुझे ऐसी महिलाएं पसंद नहीं है जो यौन रूप से उच्छृंखल हैं, और फिर वे किसी यौन मामले में होते हैं। अचानक अभियोजक वो बयान लाना चाहता है, कहेगा कि ये किसी और बात के लिए है, लेकिन असल में ये चरित्र संबंधी साक्ष्य के लिए है। आप जानते हैं इसे सच में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो हाँ, क्या ये मुझे परेशान करता है? हाँ। क्या इससे मुझे चिंता होती है? हाँ। ये बस इस बात पर निर्भर करता है कि बयान क्या है और वे उसे कैसे पेश करेंगे। मैं आपसे इस बारे में एक और बात पूछना चाहता हूं। तो सीएनएन पर यह भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि फ्लोरिडा भाइयों की जांच कर रहा है कि वहां एक सक्रिय आपराधिक जांच चल रही है। और फ्लोरिडा के अटॉर्नी जनरल जेम्स उफमायर ने एक्स पर पोस्ट किया। जब यह घोषणा की गई कि भाइयों को गिरफ्तार किया गया है, कैसे हालात बदल गए हैं। डॉट 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 ये फ्लोरिडा के केस या जांच को कैसे प्रभावित करता है। मुझे समझ नहीं आया कि वो ट्वीट क्या था, कैसे हालात बदल गए हैं। पढ़ने पर लगा शायद उनका मतलब कुछ और था। मुझे कुछ और लगा, जैसे कहते हैं कैसे हालात बदले हैं, शायद वही कहना चाह रहे थे। हालात कितने बदल गए हैं, मुझे उनका मतलब समझ नहीं आया। जाहिर है, सुनिए, अगर कोई सक्रिय जांच चल रही है तो आप उसी के अनुसार काम करते हैं। मैं धमकियों को ज्यादा बर्दाश्त नहीं करता। आप जानते हैं, वकील मुझे अपने क्लाइंट्स और ऐसी ही चीजों के बारे में हमेशा पत्र भेजते रहते हैं। मुझे वाकई में इन पत्रों की कोई परवाह नहीं है। मुझे कॉल्स की भी परवाह नहीं है। मुझे ट्वीट्स की भी परवाह नहीं है। अगर आपके पास कोई केस है तो मुकदमा दायर कीजिए। अगर आपके पास केस नहीं है तो मुकदमा दायर मत कीजिए और उसके बारे में ट्वीट भी मत कीजिए। मैं ऐसा आदमी हूं जिसे लोगों को मुंह पे घूसा मारना पसंद है, और उन्हें बताना भी नहीं। आप जानते हैं, जैसे कि अरे वैसे अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं तुम्हें मुंह पे घूसा मार दूंगा, बस कर दो। या तो उन्हें मुंह पे घूसा मारो या मत मारो। तो मेरे लिए ये उन चीजों में से एक है जिनमें धमकियों का कोई मतलब नहीं है। असली मायने तो कार्रवाई के होते हैं, धमकियों के नहीं। और अगर आपके पास कुछ है तो लेकर आइए। जब हम बात कर रहे थे, मेरी प्रोड्यूसर सवाना बोली, ये द ऑफिस का मजाक है। माइकल स्कॉट कहते हैं, हाउ द टर्न टेबल्स। तो मेरा मानना है कि वो मजाक कर रहा है। मैं उतना, आप जानते हैं, उतना कूल नहीं हूं जितने जेम्स हैं, जो फ्लोरिडा के अटॉर्नी जनरल हैं। वो मुझसे कहीं ज्यादा कूल है, वो मुझसे बहुत ज्यादा कूल है। मुझे ये समझ नहीं आया। मैंने इसे पढ़ा, शायद मैं बहुत बूढ़ा हूं इसलिए समझ नहीं आया, पर संदर्भ में रखना अच्छा है। मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे नहीं पता ये क्या है, इसे संदर्भ में रखो। लेकिन फिर भी, जैसा मैंने कहा, मैं तो मजाक भी नहीं करता। जैसे जब आप किसी के खिलाफ केस लाते हैं या किसी के खिलाफ केस चलाते हैं, ये कभी भी मजाक की बात नहीं होती। अभियोजकों ने कहा ये मुकदमा मजेदार होगा और मेरे लिए अच्छी प्रैक्टिस भी। जैसा कि आप जानते हैं, किसी की जिंदगी आपके हाथ में है और ये कोई मजाक या प्रैक्टिस नहीं है। मैं इसे बहुत गंभीरता से लेता हूँ। मुझे लगता है मेरे कई कर्मचारी इसे बेहद गंभीरता से लेते हैं। जैसा मैंने कहा, ये मजाक नहीं है। अगर आपके पास कुछ है तो मुकदमा दायर करो, नहीं है तो मत करो। ठीक है, देखते हैं ये कहां जाता है। ब्रैडफोर्ड कोहेन। हमेशा सबसे बेहतरीन। ठीक है, अब मैं एमिली मेडॉक्स को बुलाना चाहता हूं। वह यूनाइटेड स्टेट्स मार्शल सर्विस रीजनल अफेयर्स नॉर्दर्न यूरोप ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशंस से हैं।
और वो हमें अभी बताएंगी कि एंड्री और ट्रिस्टन टेट की गिरफ्तारी कैसे हुई, ये कैसे हुआ। सोशल मीडिया पर आई सारी फुटेज में ऐसा क्या था जो हमने नहीं देखा? ये एमिली हैं। समय देने के लिए धन्यवाद एमिली। तो सबसे पहले, ताकि हमारे दर्शक और श्रोता जान सकें, आप टेड भाइयों की असली गिरफ्तारी का हिस्सा थीं, सही है? हाँ, ये सही है। और किस हैसियत में? मैं यूनाइटेड स्टेट्स मार्शल सर्विस में काम करती हूँ और हमारी एजेंसी गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार थी। फ्लोरिडा के सदर्न डिस्ट्रिक्ट और मायामी में नियुक्त मार्शल्स ने ही शनिवार को गिरफ्तारी की थी। क्या आप हमें इस बारे में पृष्ठभूमि जानकारी दे सकते हैं कि यह कैसे हुआ, कब हुआ और किस प्रक्रिया के तहत हुआ? जरूर। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का यूनाइटेड किंगडम के साथ प्रत्यर्पण संधि है और उस संधि के तहत यूनाइटेड किंगडम के अधिकारियों द्वारा प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया था। उस अनुरोध को फिर न्याय विभाग के माध्यम से भेजा गया था और जैसे ही इसे उचित समझा गया, जैसे ही अनुरोध को मंजूरी मिली, फिर इसे फ्लोरिडा के सदर्न डिस्ट्रिक्ट को भेज दिया गया और मायामी में एक संघीय न्यायाधीश द्वारा वारंट जारी किया गया। जैसे ही वो वारंट जारी हुआ, फिर उसे यूनाइटेड स्टेट्स मार्शल सर्विस को सौंप दिया गया ताकि वे वास्तव में जाकर उस मामले में गिरफ्तारी कर सकें। उस समय, ठीक जब वे इस फाइटिंग इवेंट में जा रहे थे, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसमें कोई रणनीति थी? क्या कोई खास वजह थी कि ठीक उसी वक्त ऐसा हुआ? जहाँ तक मैं बता सकती हूँ, वजह ये थी कि उस समय आम, सार्वजनिक रूप से ये जानकारी उपलब्ध थी कि टेटे भाई उस इवेंट में शामिल होने वाले थे और इसलिए ये फैसला लिया गया कि उसी समय ये किया जाए। क्या उनके हाई प्रोफाइल और अमीर होने की वजह से कोई चिंता होती है? क्या वो बात गिरफ्तारी में भूमिका निभाती है? हाँ, बिल्कुल, वो हमेशा ध्यान में रखा जाता है, जैसे और भी कई बातें। हमारी प्राथमिकता हमेशा यही रहेगी कि हम गिरफ्तारी को जितना हो सके सुरक्षित तरीके से करें और इसलिए वही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस मामले में भी जैसे बाकी मामलों में होती है। हमने सोशल मीडिया पर वो वीडियो देखे जिसमें उन्हें हिरासत में लिया गया। और क्या नहीं देखा? ऐसा क्या हो रहा था जो हमने नहीं देखा, जो बॉडी कैमरा में कैद नहीं हुआ? जैसे कि उन्हें कैसे गिरफ्तार किया गया, कैसे प्रोसेस किया गया, उनसे क्या सवाल पूछे गए, उनकी जांच कैसे की गई? ऐसा क्या हो रहा है जो हम नहीं देख पा रहे हैं? तो जो सबसे बड़ा हिस्सा आप नहीं देखते, वो है वो कानूनी प्रक्रिया जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। असल में वारंट जारी होने तक पहुंचने की प्रक्रिया। लेकिन इस मामले में गिरफ्तारी बहुत जल्दी हो गई थी। हाँ, वहाँ सच में कोई समस्या नहीं थी और इसलिए वहाँ सच में ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जो आप नहीं देख रहे हैं। ऐसी गिरफ्तारी के लिए कितनी अलग-अलग यूनिट्स लगाई जाती हैं? कितने अलग-अलग कर्मचारी होते हैं? सही है, ये गिरफ्तारी पर निर्भर करता है। मेरे पास उस दिन की सटीक संख्या नहीं है, लेकिन मार्शल सर्विस टास्क फोर्सेस जैसे साउथ फ्लोरिडा में है, वो इलाके की कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मिलकर बनी होती हैं। इसमें मायामी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ-साथ अन्य संघीय, राज्य और स्थानीय एजेंसियां भी शामिल होती हैं, जो टास्क फोर्स के सदस्य होती हैं और इसलिए उनमें से कई उस दिन मौजूद रहे होंगे। समझ गया। देखो, मैंने पहले भी बताया था, और ये बड़ा कानूनी मुद्दा बन सकता है। प्रत्यर्पण की लड़ाई, ये एक संधि है ना? यूके और रोमानिया के बीच ये समझौता था कि अगर रोमानिया में कोई कार्यवाही चल रही है, तो यूके वारंट जारी नहीं कर सकता। पेट भाइयों का प्रत्यर्पण रोमानियाई कार्यवाही पूरी होने तक नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता यूएस मार्शल सर्विस इसमें कितनी शामिल है, लेकिन क्या तभी वे कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते क्योंकि रोमानिया की वजह से? या क्या ऐसा कभी हुआ है कि रोमानिया या रोमानियाई अधिकारियों की वजह से ये बात सामने आई हो और वे कह रहे हों कि हम ये नहीं कर सकते?
यूके, माफ कीजिए, यहाँ एक समस्या और टकराव है। सही है, मैं इस बारे में विशेष रूप से कुछ नहीं कह सकती। संयुक्त राज्य मार्शल सेवा जिस अधिकार के तहत काम कर रही थी, वो फ्लोरिडा के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में एक जज द्वारा जारी किया गया संघीय गिरफ्तारी वारंट था। तो वहीं से मार्शल सेवा को अपना अधिकार मिलता है, जैसे किसी भी अन्य मामले में जब गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है। उसके पीछे जो कानूनी मुद्दे हैं, वे वास्तव में ऐसी चीजें नहीं हैं जिनमें हम शामिल होते हैं। समझ गया। क्या उनकी गिरफ्तारी या हिरासत के बारे में कुछ था? क्या उन्होंने कुछ कहा या किया? ध्यान देने योग्य था। नहीं, मेरी समझ के अनुसार भले ही मैं वहाँ मौजूद नहीं थी, उन्होंने सहयोग किया और गिरफ्तारी बिना किसी घटना या समस्या के पूरी तरह से शांतिपूर्वक की गई थी। उनके पास कोई हथियार या इस तरह की कोई चीज नहीं थी। नहीं, ठीक है। एमिली, आपका समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि यह वाकई दिलचस्प है और मैं आपका नजरिया जानना चाहता था कि जब इस तरह की गिरफ्तारियां होती हैं, खासकर इस मामले में, तो हमें किन बातों के बारे में सोचना चाहिए। ज़रूर, धन्यवाद, यहाँ आके खुशी हुई। ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, आज एक सुनवाई थी, बहुत ही छोटी। ये यूएस मजिस्ट्रेट जज लॉरेन लुइस के सामने हुई, जिन्होंने अगली सुनवाई सोमवार को तय की। वकील ने कहा वे प्रत्यर्पण का विरोध करेंगे। भाई आज अदालत आए थे। वे हल्के भूरे रंग की जेल वर्दी और हथकड़ियां पहने थे। ये जानकारी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्टिंग के अनुसार है। और देखिए, यह एक बहुत ही दिलचस्प और शायद जटिल प्रत्यर्पण लड़ाई की शुरुआत हो सकती है। जज को तय करना है कि प्रत्यर्पण शर्तें पूरी होती हैं या नहीं, और रोमानिया का पहलू इसे जटिल बनाएगा या नहीं। तो हम देखेंगे कि यह किस दिशा में जाता है, और हम अब से लेकर अगले सोमवार तक क्या होता है उस पर बहुत बारीकी से नजर रखेंगे, और निश्चित रूप से अगले सोमवार को क्या होता है। और फिलहाल हमारे पास आपके लिए साइड बार पर बस इतना ही है। सभी को धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह कृपया YouTube, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। आप हमें NBC के पीकॉक पर भी देख सकते हैं। मुझे फॉलो करने के लिए मुझे X और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, और मेरा न्यूज नेशन शो जैसी वेबर लाइव सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे ईस्टर्न टाइम पर देखें। अगली बार फिर मिलेंगे सब लोग।